हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो के अंदर हिंदी भाषा में मैं आपको बताऊंगा जो अभी G20 समिट हुआ है उसके क्या मायने थे, G20 क्या होता है। अगर आप G20 के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानते तो भी इस वीडियो के बाद आपको एक काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि G20 क्या होता है और G20 समिट जो अभी चाइना के अंदर हुई उसके क्या मायने थे, भारत में उसके क्या मायने थे और दुनिया में उसके क्या मायने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सबके लिए अवेलेबल है। अभी IBPS PO और क्लर्क जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमने ये कोर्स रिलीज़ कर दिया है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा। सबसे पहले G20 है क्या? जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है ग्रुप यानी समूह, यानी ये 20 देशों का समूह है। अब अगला सवाल ये है कि ये 20 देश कौन कौन से हैं? ये 19 देश हैं और इसके अलावा पूरा यूरोपियन यूनियन जिसे कहा जाता है। एक बात और, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं सारे अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं। तो अगर वो सारे अपने आप को अगर अलग अलग रिप्रेजेंट करते तो इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता। इसलिए यूरोपियन यूनियन को एक सब मिलाकर एक रिप्रेजेंटेशन होता है और बाकी 19 देश जिनमें भारत भी एक है, भारत G20 का हिस्सा है, तो ये 19 देश और यूरोपियन यूनियन टोटल हो गए 20। G20 बना क्यों? G20 1999 में बना था क्योंकि एशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, खासकर ईस्ट एशिया के अंदर एक आर्थिक व्यवस्था कोलैप्स हो गई थी और सारे जो कंट्री थे उनको ये बहुत बड़ा डर था यूरोप के देशों को कि जो एशिया के अंदर हुआ कहीं वो यूरोप के अंदर ना हो जाए। इसीलिए वो सारे मिले। उनकी जो पहली मीटिंग थी वो बर्लिन के अंदर हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मदद करेंगे। इतना ही नहीं, हम जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी भी मदद करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो इसके अंदर जो एडवांस कंट्री हैं वो भी हैं, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी हैं, दोनों तरह की कंट्री हैं इसके अंदर। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी जितने भी देश हैं वो आर्थिक तौर पर एकदम स्टेबल होने चाहिए। ये है पर्पस G20 का, इसलिए ये समूह बनाया गया। G20 को बनाने में 7 देशों का बहुत अहम हिस्सा है। जैसे मैंने बताया, ये जो स्टार्ट हुआ था ये 7 देश हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, क्योंकि इनके एफर्ट से ये स्टार्ट हुआ था। ये देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। तो ये सारे के सारे जो कंट्री हैं ये डेवलप्ड कंट्री हैं, इनमें कोई भी कंट्री डेवलपिंग नहीं है, ये सारे डेवलप्ड कंट्री हैं। बाद में फिर इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलपिंग एमर्जिंग इकोनॉमी थी उनको भी मिला लिया, तो उसके बाद इनका नंबर बढ़ता गया। G20 का कोई ऑफिशियली रिटन रूल नहीं है या कोई ऑफिशियली रिटन कानून नहीं है और G20 का कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस भी नहीं है, लेकिन G20 में जो कंट्री हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। उनका जो GDP है वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक हिस्सा G20 कंट्रीज़ का है और इसमें जो इन्फ्लुएंशियल कंट्री हैं जैसे UK, USA, जर्मनी, इनका वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए G20 का मेंबर होना एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बात है। पहली G20 समिट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, साल था 2008। आई रिपीट, ईयर वॉज 2008। ये हैं जो देश G20 के मेंबर हैं। एक बार फटाफट इन पर नज़र डाल देते हैं। अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, टर्की, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, भारत इसका मेंबर है। एक बात आपको और बता देता हूँ, आपके लिए बोनस हो जाएगा। भारत किस किस समिट का मेंबर है और किस किस समिट का मेंबर नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। भारत G20 का मेंबर है। भारत आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मेंबर नहीं है। भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मेंबर है। भारत SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। भारत OPEC यानी जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मेंबर नहीं है। भारत APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का मेंबर नहीं है। तो भारत किस किस का मेंबर है और किस किस का मेंबर नहीं है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंट्री देखते हैं, इंडोनेशिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, चाइना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे मेंबर हैं G20 के। अभी इस बार जो G20 समिट अभी खत्म हुई है वो हुई चाइना के अंदर।
ये 11वीं G20 समिट थी। G20 समिट अब एनुअल इवेंट हो गई है। ये अब साल में सिर्फ एक बार होती है। इस बार चाइना के हंगजाऊ शहर के अंदर इसको होस्ट किया गया। हंगजाऊ ने मेजबानी की G20 की। इस बार इसका थीम क्या था? ये अपने आप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका थीम था टुवर्ड्स एन इनोवेटिव, इनविगोरेटेड, इंटरकनेक्टेड एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी इंक्लूसिव वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब आर्थिक समावेश, यानी वित्तीय समावेश। जो दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें एक वित्तीय समावेश होना चाहिए। इसका मतलब जो सबसे गरीब आदमी भी है वो भी इकोनॉमी के अंदर इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, वो उसका हिस्सा होना चाहिए, अभिन्न अंग होना चाहिए। इनोवेटिव, इनविगोरेटेड, इंटरकनेक्टेड एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड इकोनॉमी। एजेंडा हेल्थ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। G20 समिट का जो एजेंडा था वो था हेल्थ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। जो गेस्ट इनवाइटी थे समिट में वो ये देश थे, ये थे सारे गेस्ट्स: इजिप्ट, कजाकिस्तान, लाओस, सेनेगल, स्पेन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। सबसे बड़ी जो न्यूज़ इस समिट के अंदर हुई वो हुई कि बैरक ओबामा और शी जिनपिंग, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं और बैरक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत हैं आज के समय में ये, और इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को अपनी मंजूरी दे दी, रेटिफाई कर दिया। पेरिस एग्रीमेंट आपको याद है 2015 के अंदर हुआ था। इसमें दुनिया में के बहुत सारे देश मिले थे और इन्होंने क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को किस तरह कम किया जाए, क्लाइमेट चेंज से किस तरह टैकल किया जाए, उस पर चर्चा की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको बोलते हैं कॉप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस को जो वहाँ पे सबमिट हुई थी उसको ये कहा जाता है कॉप। तो चाइना और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े प्रदूषणकारी हैं। जो दुनिया में जितना भी प्रदूषण होता है सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है। पूरी दुनिया में जितने भी ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस, ऐसी गैस जो वातावरण को गर्म करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है चाइना का 20%। दूसरे नंबर पे अमेरिका 18%। तो दोनों का मिला के कंट्रीब्यूशन है 38%। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि दुनिया के दो सबसे बड़े देश जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं दुनिया में वो इसका हिस्सा बने, और वो बन गए। चाइना और US ने अपनी मंजूरी दे दी पेरिस एग्रीमेंट को। एक बात और, भारत भी कम नहीं है। भारत का जो नंबर है पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वो है चौथा, फोर्थ। थर्ड नंबर पे है रशिया, चौथे नंबर पे है इंडिया। पूरी दुनिया का लगभग 4.1% ग्रीन हाउस गैस एमिशन भारत करता है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे भारत में जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है आज भी ज़्यादातर बिजली, ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर भारत में जो ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चरल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जो प्रदूषण के कारण है भारत में भी बहुत ज़्यादा है। भारत में जो एयर कंडीशन यूज़ होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते हैं जो ग्रीन हाउस गैस करते हैं। और ये एक बड़ा हमारा जो मुद्दा है अमेरिका के साथ, वो कंटेंशियस इशू वो ये है। अमेरिका कहता है कि जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें ख़त्म करने चाहिए उसके लिए हमें AC का यूज़ कम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जैसे रेफ्रिजरेटर का यूज़ कम करना पड़ेगा। तो इस तरह के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो छोड़ते हैं वातावरण में, उनको ख़त्म करना चाहिए। भारत कहता है कि हम ये 2030 तक ख़त्म करेंगे, अमेरिका कहता है कि ये 2020 तक ही ख़त्म करना चाहिए। तो भारत और अमेरिका में जो एक जो विवाद का मुद्दा है वो ये है। और ये मैं बता रहा हूँ जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो देशों ने साइन किया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने के लिए, उसकी मीटिंग अब रुवांडा में होने वाली है। जो अफ्रीका के अंदर रुवांडा है वहाँ पर ये होने वाली है। तो उसमें देखना होगा कि भारत क्या स्टैंड लेता है। तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करेंगे, और इसकी मीटिंग अब होगी रुवांडा में। तो US और चाइना ने इसको रेटिफाई कर दिया। एक बात और, अभी ये कानून नहीं बना है। पेरिस एग्रीमेंट को कानून बनने के लिए 55 देशों की मंजूरी होनी चाहिए जो कि कम से कम 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं। तो 55% एमिशन कम से कम होना चाहिए, और 55% देश कम से कम इसको रेटिफाई करने चाहिए, तब ये कानून बन जाएगा। इसके अलावा और मुद्दे देखते हैं जो इस बार समिट के अंदर डिस्कस हुए। सबसे पहला जो सबसे मेन मुद्दा इस बार डिस्कस हुआ वो हुआ टैक्स इवेजन और करप्शन के ऊपर। यानी कि जो टैक्स हेवंस के अंदर जो पैसा है, पैसों की चोरी होती है, पैसों की धांधली होती है, घपला होता है, करप्शन, भ्रष्टाचार को किस तरह कम किया जाए, इसमें भारत ने बहुत एक्टिव स्टैंड लिया। क्योंकि भारत, आप जानते ही हैं, भारत इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रसित भी है, और भारत ने इस पर स्टैंड भी लिया है, टैक्स इवेजन और करप्शन। करप्शन इंडेक्स के अंदर भी भारत का बहुत
बहुत ऊपर है भारत, यानी करप्शन भारत में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो रेफ्यूजीज़ हैं इनको सपोर्ट करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। भारत इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे जैसे लिबिया, जैसे सीरिया, जैसे अफ़गानिस्तान। वो देश जिनमें सिविल वॉर चल रहा है वो उन सब में रिफ्यूजी प्रॉब्लम है। और सीरिया से जैसे रिफ्यूजी हैं, लाखों के रिफ्यूजी हैं, पर उनको ज़्यादा देश शरण नहीं दे रहे हैं। और जो देश शरण दे भी रहे हैं वहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं उनसे वो अनपॉपुलर हो रहे हैं। जैसे जर्मनी को कहा गया था कि आप रिफ्यूजीज़ को शरण मत दीजिए, लेकिन जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्कल, उन्होंने कहा कि मैं रेफ्यूजीज़ को शरण दूंगी। उसके बाद जो रेफ्यूजीज जर्मनी में गए उन्होंने वहाँ पर कई टेररिस्ट अटैक किए, इससे एंजेला मर्कल की रेपुटेशन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो ग्लोबल इश्यूज़ रेफ्यूजीज़ को लेकर जो आजकल चल रहे हैं। दूसरा इशू, एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक्सेसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। हर कंट्री ने ये माना कि हम, जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्केट सप्लाई और डिमांड, सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाए किसी भी चीज़ की तो उससे डिमांड पर फ़र्क पड़ता है, और अगर आगे वो खपे ना, यानी उसकी डिमांड के इक्वल हमने उसकी सप्लाई नहीं की तो उस पर फ़र्क पड़ता है। जैसे भारत इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज ऐसे हैं जो स्टील बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसको बेचने के लिए उतनी मार्केट नहीं है। तो जो लो चीप क्वालिटी का स्टील होता है वो जो एमर्जिंग इकोनॉमी है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनके अंदर डंप कर देते हैं। जो इन्फीरियर क्वालिटी का स्टील होता है, जैसे भारत है या और ऐसे जो पुअर कंट्री हैं या जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके अंदर वो जो इन्फीरियर क्वालिटी का माल है वो डंप कर दिया जाता है। तो ये कारण है एक्सेसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का। तो जितने भी कंट्री थे सब ने ये माना कि जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उनको मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ पे चर्चा हुई, जो कि G20 में हर बार होता ही है, और इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, किस तरह से विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, ग्लोबलाइज किया जाए, इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो ये तो मुद्दे हर साल डिस्कस होते हैं। भारत का देखते हैं G20 में क्या रोल रहा। एक बात बहुत कुछ मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहला, भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशें और तेज़ कर दी। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आपने अगर नरेंद्र मोदी की G20 में स्पीच सुनी हो, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ साफ कहा कि एशिया के अंदर एक ही देश है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो वो अंडरस्टूड था कि वो देश कौन सा है, और इसके ऊपर पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो रंग ला रही है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर अपने कंसर्न्स जाहिर किए। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो पेरिस एग्रीमेंट है भारत ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, और भारत ने यह भी कह दिया है कि 2016 में यह संभव नहीं है कि हम इसको रेटिफाई करें। और इसका रीज़न क्या है? भारत पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भारत क्लीन एनर्जी चाहता है। क्लीन एनर्जी चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियर एनर्जी को एम्ब्रेस किया जाए, नाभिकीय ऊर्जा को अपनाया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी को। और न्यूक्लियर एनर्जी अपनाने के लिए एक बहुत बड़ा हमारा जो मोटिव है वो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनना। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा हम नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमको कई कंट्रीज ओपोज कर रहे हैं, जैसे चाइना। इस बार G20 समिट चाइना के अंदर हुई, और अगर नरेंद्र मोदी चाइना के अंदर हुई समिट के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको रेटिफाई कर देते तो ये एक गलत मैसेज जाता। हमें चाइना को सबक सिखाना है, क्योंकि चाइना ने हमारी NSG के अंदर, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर एंट्री बंद कर दी, एंट्री ब्लॉक कर दी, उसको अपोज किया। इसीलिए G20 इस बार चाइना के अंदर हुई, तो ये एक सही फोरम नहीं था जहां पर हम उसको मंजूरी देते और चाइना के अंदर हुई G20 को एक और सक्सेस बनाते। दूसरी बात, इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करना चाहता है। कैसे? इंडिया NSG का मेंबर बनना चाहता है। इंडिया कहता है कि अगर पेरिस एग्रीमेंट वो रेटिफाई करेगा, इसका मतलब इंडिया को अपनी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम करनी पड़ेगी, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी चाहिएगी, और न्यूक्लियर एनर्जी चाहिएगी तो NSG का मेंबर बनना पड़ेगा। इसका मतलब वो कंट्रीज़ को एक फोर्स करना चाहता है कि वो भारत को NSG का मेंबर बनाए। ये एक तरह का उसका इंडिया का एक स्ट्रैटेजी है कि NSG का मेंबर बनने के लिए इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहता है। पेरिस एग्रीमेंट को तब रेटिफाई करेगा जब NSG का मेंबर वो बन जाएगा। इसके लिए वो देशों पर दबाव डाल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं मैल्कॉम टर्नबुल, उन्होंने भारत को बहुत स्ट्रांगली, भारत की जो NSG के अंदर एंट्री है उसको सपोर्ट किया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बैरक ओबामा, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। इसके अलावा इंडिया ने जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनको भी ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, उनको अर्ज किया। ब्रिक्स आप जानते हैं 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
प्रधानमंत्री ने जो अपनी स्पीच दी उसमें सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड, एक एलाय डिक्लेयर किया। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, भारत उसका मेंबर बनने की बहुत समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन उसमें ऑपोजिशन है जैसे चाइना का। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के जो मेंबर हैं 5 परमानेंट मेंबर हैं, अब इनका नंबर बढ़ना चाहिए ऐसा भारत कहता है, और इसका नंबर बढ़े इसके लिए मोमेंटम हमें गेन करना है। तो ये भी, इसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर की। इसके अलावा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बैरक ओबामा, उन्होंने कहा कि वो भारत को एनएसजी में सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तारीफ की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो विधेयक हमने पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसके लिए भारत की तारीफ की। अगली जो G20 समिट है वो होगी 2017 में हैम्बर्ग, जर्मनी के अंदर, 2017 में। तो ये था G20 समिट। बहुत जल्दी मैं आसियान समिट का वीडियो आप तक लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।